हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जेएमआई एमबीए डिस्टेंस 2025 के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पेपर में हम लोग जो है बेसिकली क्वांट सेक्शन को डिस्कस करेंगे और आप पूरे सेशन को अच्छे से देखिएगा, जिससे आपको आइडिया लगे कि एमबीए डिस्टेंस मोड में जो जामिया एग्जाम कराती है उसमें क्वांट सेक्शन का क्या लेवल होता है, किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार जब पूरे सेशन को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ये जो हमने क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो डिस्टेंस मोड में एग्जाम होता है एमबीए का, ये साल में जो है 2 बार होता है। एक बार आपका जनवरी वाला सेशन होता है, एक आपका जुलाई वाला सेशन होता है। ये जो पेपर डिस्कस किया गया है, तो जो जनवरी में एग्जाम हुआ है 2025 में, वो वाला पेपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करे हैं। आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, आप जैसा जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मान लीजिए जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं जो है जहाँ दिल्ली आकर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो घर पर रहकर ही एमबीए करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसा इस क्लासेस मिल जाए या उन्होंने कभी तैयारी नहीं की है कि जिससे एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो जाए। तो उनके लिए हम अभी कॉन्सेप्ट ने क्या किया है कि बैच अपना लॉन्च कर दिया है डिस्टेंस मोड वालों के लिए। इसको आप ले सकते हैं और इसको पूरा, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, जितना भी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सारा सेक्शन यहाँ पे इस बैच के अंदर मिल जाएगा। और इस बैच को आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट से ले सकते हैं, अभी कॉन्सेप्ट डॉट कॉम से, या अभी कॉन्सेप्ट के ऐप से इस बैच को परचेज कर सकते हैं। अगर मान लें कोई कोई भी इंक्वायरी आप चाहते हैं तो 9450 वाला हमारा नंबर है, 80 यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे इस नंबर पर कोई भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं इस बैच से रिलेटेड। तो यही चीज़ आपको बतानी थी। तो इस पूरे सेशन को एक बार अच्छे से आप देखिए। और क्योंकि ये सॉल्यूशन जो मैंने कराया, एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा फास्ट कराया है। क्लास के अंदर जो चीज़ें कराई जाती हैं बहुत ही आराम से कराई जाती हैं, पूरा उसमें कॉन्सेप्ट बताया जाता है। जहाँ पर यह एज अ प्रैक्टिस सेशन इसको लीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा जिस तरह से इतनी तेज कराया गया तो क्लास के अंदर भी ऐसे ही होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि अ सर्वे शोज दैट 65% ऑफ द पीपल प्रेफर कॉफी। 65% लोग जो कॉफी को प्रेफर करते हैं, 45% कह रहे हैं टी को करते हैं, एंड 20% ऐसे हैं जो दोनों चीज़ों को प्रेफर करते हैं। कह रहे व्हाट व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक आइदर कॉफी और टी। तो आप ये जानते हैं कि ये जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है और इसको आप वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं और एक फार्मूला भी होता है, वहां से भी इसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। है ना, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, एक फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा, लिखा ना आइदर, ये लिखो ना इधर कॉफी और टी का, तो आप उसको बोलते हैं यूनियन। ए एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है Na+NB -Na इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला, ए का मतलब जैसे कि बोला कि कॉफी प्रेफर करते हैं, हम मान लेते हैं ए वाला जो है कॉफी को है। बी जो रिप्रेजेंट करा नंबर ऑफ पर्सन जो है वो टी वाला है, ये दोनों को इंटरसेक्शन में दोनों को प्रेफर करता है। ये निकल जाएगा इधर वाली कंडीशन यहाँ से। एन ए की वैल्यू कितनी दे रही, 65। तो 65% और +45% और माइनस जो दोनों 20%, इसको माइनस कर दीजिएगा। तो 65 और 45 ऐड करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो 110% मगर में से माइनस करेंगे 20%, तो आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि 90%। तो मैं सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करूंगा, एन ए यूनियन में ये चीज जो रिप्रेजेंट करेगी, इधर कॉफी, इधर कॉफी और टी, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो एन ए में बी इक्वल्स हो जाएगा Na+NB -N इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों को ऐड करना है और इसको माइनस कर देना है। इसको और इसको ऐड करिए और दोनों जो कॉमन है इसको माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। आप इसको वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, इस तरह से देखिएगा, इसको बता दे रहा हूं मैं। ये वाला मान लेते हैं कॉफी को रिवर्स, 65% कॉफी है, 20% दोनों है। जब 20% दोनों यानी बीच वाला जो है 20% है और पूरा कॉफी 65% है, तो ओनली कॉफी कितना हो जाएगा, 65 में से 20 माइनस कर देंगे तो ओनली कॉफी 45% हो जाएगा। इसी तरीके से अगर टी वाला 45% है, बीच वाला 20% है, तो 45 में से जब 20 निकालेंगे तो 25% जो रिप्रेजेंट करेगा ओनली टी करेगा, क्या करेगा, ओनली टी। ये जो 45% है ये ओनली कॉफी है ना।
तो अगर पूछेगा आइडिया तो सबको 45 20 ऐड करेंगे 65, 25 सबको अगर ऐड कर देंगे 45 प्लस 25, 20 और प्लस 25, ये जो टोटल सम आकर के आएगा आपका 90% आएगा। यही 90% इधर को रिप्रेजेंट करता है, इधर कॉफी और टी। तो ये सेकंड मेथड हो गया आपका। ये आपका मैंने फॉर्मूले से बताया फर्स्ट मेथड। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आपकी कौन कौन सा मेथड लगा सकते हैं, किस तरह लगाएंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चन था बिल्कुल। Na+NB माइनस इंटरसेक्शन वगैरह आपको पता, तो आप डायरेक्टली ओरली इस क्वेश्चन को कर सकते थे, दोनों ऐड करके 20 माइनस कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, उसी टाइप का क्वेश्चन फिर पूछा आपसे। एवरेज का क्वेश्चन दे रखा है, 5 मंथ्स का दे रखा डाटा। जनवरी का दे रहा 40 है, फेब का दे रहा 50। बोला कि ना चार्ट शो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है एक्स का 5 मंथ का, और मार्च का दे रखा है, अप्रैल का दे रखा है और मई का दे रखा है। पूछा एवरेज क्या होगा। सबको ऐड, एवरेज क्या होता है, सारे जो डाटा हैं सबका सम निकाल लो। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको सम कर दो, ऐड कर दो, और फिर जितने नंबर्स मंथ है उससे डिवाइड कर लो। आप सबको ऐड करना तो माइंड में ऐड करना कैसे। 40 और 50 करेंगे 90, 90 में 60 ऐड करेंगे 150, 150 में 55 ऐड करेंगे 205, और 205 में 70 ऐड करेंगे तो 275। देखिए ओरली ऐसे ऐड करना एग्जाम में आपको भी। 275 और 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 55। एवरेज कितना आ जाएगा आपका 55। बस इतना ही लिखना है। ऐड जो करना है वो माइंड में करना है। और फॉर्मूला आप जानते हैं कि टोटल सम और नंबर ऑफ टर्म्स होता है फॉर्मूला एवरेज का। तो जितने मंथ्स हैं उससे डिवाइड कर देना और सारे जो प्रोडक्ट्स का सम कर लेना। तो वन लाइनर क्वेश्चन मुझे लगता है ये भी है, तो इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा आपको। तो आप 10-15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं ना। तो इस तरह से इसका भी आंसर हो जाएगा 90%। क्वेश्चन 23, ये बात थर्ड क्वेश्चन देखिएगा अगर आपसे कह रहा है कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और कह रहा है कि इसमें 55 जो है वो मैथमेटिक्स में पास है, 60 जो है कह रहा है कि वो साइंस में पास है, और 30 जो है दोनों में पास है। कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। फिर वही वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम। एट लीस्ट वन का मतलब होता है कि या तो इसमें या तो इसमें या दोनों में। तो कुल इसका अगर मैं वेन डायग्राम से बनाऊं इस क्वेश्चन को तब भी बन जाएगा, फॉर्मूले से बनाएंगे तब भी बन जाएगा। वेन डायग्राम से कैसे बनाते हैं आप। भाई देखिए ये है, कौन कौन सी है, मैथ है और क्या है, और मैथ और साइंस की बात चल रही है। दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट मैथ, ये मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। SC में लिख दिया हूँ, SCI। तो मैथ और साइंस दोनों में पास होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 30 हैं। और मैथ्स में अगर 55 हैं, अगर मैथ में 55, अगर मैथ में 55 है, दोनों में 30 है, तो 55 में से 30 माइनस करेंगे। ये जो 25 आएगा ये ओनली मैथ्स आएगा। क्या आएगा, ओनली मैथ्स। इसी तरीके से अगर 60 वो स्टूडेंट अगर साइंस में पास हैं, 30 दोनों में, 60 में से 30 माइनस करेंगे तो ये जो 30 आएगा ये ओनली साइंस आएगा। क्या आएगा, ओनली साइंस। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्जाम में आते हैं इस तरह से। तो क्या पूछा था आपसे, दोनों। तो अगर सबको ऐड कर लो 25, 85, 30, देख लीजिए कितना पूछा है कि हाँ 30 और 85% है ना। आपसे पूछा ना हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, तो एटलीस्ट वन का मतलब आइदर वाली कंडीशन है। तो सबको ऐड कर लो, तो ओनली मैथ्स में कितना है 25, ओनली साइंस में 30, और दोनों में मिला करके भी 30 है। सबको अगर आप ऐड करोगे तो 85% आएगा। यही आपका आ जाएगा कि एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट से हो जाएगा 85%। कम से कम एक सब्जेक्ट मतलब पास में 85% ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हैं। चाहे वो साइंस में सिर्फ पास हैं, चाहे वो सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हैं, और चाहे वो दोनों में पास हैं। तो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में 85% लोग तो हैं ही जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं। एट एक एक से ज्यादा, यही निकल करके आ जाएगा आपका। इसको आप उस फॉर्मूले से भी लगा सकते हो जो Na+NB वाला फॉर्मूला आपका कहता है, Na यूनियन B जो बताए थे आपको, ये वाला Na+NB माइनस Na इंटरसेक्शन B वाले से पुट करके रख देना, आ जाएगा 55, 60। देखो 55 रख देना यहाँ पे। Na की वैल्यू 60% पास है साइंस में, दोनों में पास है 30, माइनस कर दो। 60 और 60 और 55 ऐड करेंगे 115 आ जाएगा।
में से 30 माइनस कर दोगे तो 85 आएगा। तो यहां से भी फॉर्मूले से भी लगा सकते हो ये वाले, और मैंने वेन डायग्राम से। सेकंड मेथड समझ लीजिए हो गया आपका, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहा है अ बैग कंटेन 6 eggs, 6 eggs हैं और 8 potatoes हैं। कह रहा है कि उसमें से एक आर्टिकल को ड्रॉ करना है, और वो जो जिसको ड्रॉ करना है, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आर्टिकल ड्रॉन इज पोटैटो। एक पोटैटो ड्रॉ करना है, हमारे पास कितने पोटैटोज हैं? 8 हैं। तो 8 में से 1 ड्रॉ कर लीजिए, ये अपॉन टोटल कितना, 6 egg और 8 पोटैटो मिलकर के हो जाएगा 14 आर्टिकल्स। और 14 में से एक आपको सेलेक्ट करना है, निकालना है। ये फेवरेबल आउटकम्स, ये आपका टोटल आपका आ जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यही तो प्रोबेबिलिटी होती है। क्या किया आप, 8 पोटैटोज में से एक पोटैटो सेलेक्ट करेंगे, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपका फेवरेबल आउटकम्स हो गया। टोटल देखिए 6 eggs और 8 पोटैटो से मिलकर 14 होगा, 14 में से 1 सेलेक्ट करना, 14 C1। 8 C1 की वैल्यू सभी लोगों को पता है 8 होती है, 14 C1 की वैल्यू 14 होती है। यहां से अगर क्रॉस कैंसिल करेंगे तो 4/7 मेरा आंसर हो जाएगा। अभी को कोई 8 C1 की वैल्यू 8 कैसे होती है, 14 C1 की वैल्यू 14 कैसे होती है? जब आप भी किसी यहाँ मैथ की क्लास किए होंगे, तो जब आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाया गया होगा, तो उसके अंदर ये सारी चीजें समझाई जाती हैं कि 8 C1 कैसे 8 होता है ना, NCR क्या होता है, NPR क्या होता है, सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे। ये वाला क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चन अक्सर कराया जाता है आप लोगों को। शीट के अंदर कह रहा है कि एवरेज टेम्परेचर दे रखा है 3 दिन का, कौन कौन सा डेज है? मंडे है, उसके बाद आपका ट्यूसडे है, उसके बाद वेडनेसडे है। और इनका एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री है, टोटल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है, 3 दिन का अगर एवरेज 40 है तो टोटल सम क्या होता है? 40 × 3 कर देंगे, 120 आ जाएगा। कह रहा है फिर एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, फिर कह रहा है ट्यूसडे, फिर क्या कह रहा है, वेडनेसडे, और फिर कह रहा है थर्सडे। तो मैं यहाँ थर्सडे यहाँ लिख दे देता हूँ। थर्ड, इन तीनों दिन का जो टेम्परेचर है एवरेज 41 डिग्री है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं बिल्कुल बेसिस बता रहा हूँ। तो 123 टोटल सम आ जाएगा। अगर मैं इस सब इक्वेशन इसको 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, सपोज दैट, और माइनस कर दूँ और 2 में से 1 को, तो देखिए 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस डब्लू माइनस डब्लू कैंसिल होगा, प्लस ट्यूजडे मान इधर देख दोनों कैंसिल हो जाएगा। थर्सडे में से जाए चला जाएगा मंडे, और इधर आ जाए 123 में से 120 जाएगा, आ जाएगा 3। मंडे का टेम्परेचर आपको दे पूछा कितना होगा, थर्सडे का दे रखा 45। तो 45 माइनस मंडे इक्वल्स टू 3। तो मंडे की वैल्यू क्या हो जाएगी, मंडे उधर ले जाइए, 3 उधर ले आइएगा। तो 45 में से 3 माइनस हो जाएगा, 42 आ जाएगा। तो ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बात समझ में आ गई? तो आपको कुछ नहीं करना था, क्या कर दिए, 2 इक्वेशन बनी तुरंत डायरेक्टली जो आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना। माइनस कर देंगे, तो ट्यूसडे माइनस जो है थर्सडे माइनस मंडे की वैल्यू 3 है, मंडे माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 जब इधर आएगा तो 45 - 3 हो जाएगा। यानी मंडे की जो वैल्यू आ जाएगी टेम्परेचर की, वो 45 - 3 करेंगे 42 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है मीन मीडियन एंड मोड इज द डाटा सेट आर इक्वल। अगर मीन भी इक्वल है, मीडियन और मोड इक्वल है, तो द डिस्ट्रीब्यूशन लाइकली टू बी, स्टैट का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सिमेट्रिकल। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। 27 भी आपका देखिए उसी स्टैट्स का क्वेश्चन है, ये भी बेसिस को थोड़ा सा समझा भी देता हूं मैं। कह रहा है इन डेटा, कह रहा सेट द मीन एंड मीडियन बोथ आर 50। अच्छा, कह रहा मान ले कोई डाटा है, कह रहा है उसमें मीन और मीडियन दोनों कह रहा है कि 50 है, यानी इक्वल है। मीन और मोड अगर इक्वल मतलब 50 हैं दोनों, यानी इक्वल हैं। और कह रहा आउटलायर में अगर कह रहा 100 ऐड कर दिया, यानी लास्ट टर्म है उसमें अगर 100 ऐड कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट हैपन द मीन और मीडियन में क्या फर्क पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। तो ये जो मीन और मीडियन दे रखा कि 50 यानी इक्वल हैं, तो उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ कि देखिए क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि एक डाटा मेरे पास है 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं इससे पूछूं आपका बताइए इसका मीन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर इसका मीन जो होगा वो 3 होगा। मैं बोल इसका मीडियन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका मीडियन भी 3 होगा। मीन कैसे तो निकाला जाता है, मीडियन कैसे निकाला जाता है, स्टैट के चैप्टर में पढ़ाया गया है।
दोनों का निकालेंगे तो मीन भी 3 आएगा, मीडियन भी 3 आएगा। बात समझ में आई? अब मैं अगर आपसे कहूं कि 1 2 3 यही डेटा लेकर के और लास्ट वाले को मैं 100 ऐड कर दूं, 5 था ना, 105 कर दूं, आप बताइए। अब देखिए मीडियन तो यही रहेगा। मीडियन क्या रहेगा? अगर आप इसका मीडियन निकालेंगे तो वही बीच वाला टर्म अगर आएगा आपका तो थर्ड है, यानी मीडियन तो 3 रहेगा। लेकिन मीन जो है आपका वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सम में चेंजेस आ गया। अब मीन क्या होता है, सबको ऐड करके जैसे 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 5 से डिवाइड करें तो मीन निकलता है। अब मीन निकालने के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 105 करेंगे तो 115 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे 23 आ जाएगा। यानी अब जो मीन आएगा वो 23 आएगा। पहले मीन कितना था? 3 था। यानी कि मीडियन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मीन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सम इंक्रीज कर जा रहा है। यानी मेरा जो आंसर होगा कि मीन विल बी इंक्रीज, मीडियन विल बी रिमेन द सेम। यही है आपका बी ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि मीडियन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा, बट मीन जो आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इसका मीन निकालोगे तो 123 आएगा, 23 आएगा। ठीक। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कंपनी है, उसका कह रहा है कि 3 प्रोडक्ट्स हैं XYZ, और कह रहा है कि सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स आर 30% ऑफ टोटल सेल्स, और वाई में 50%, और रिमेनिंग जो है $20,000 की दे रहा है, वो जेड का जो है प्रोडक्ट है। ये बताइए, अगर एक्स 30% है टोटल का, और वाई की वैल्यू दे कितना रहा? 50%, तो रिमेनिंग कितना बचा? अगर 100, टोटल कितना होता है? टोटल आपका 100% होता है। उसमें एक्स का 30% है, वाई 20, जेड कितना हो जाएगा? 20%। जाहिर सी बात है, 50 + 30 80%। तो बचा कितना? 20। ये जो 20% बचा ये आपका जेड है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड का जो प्रोडक्ट है उसका दे रखा है ना, उसका जो सेल है, सेल से सेल की वैल्यू दे रखी है $20,000। आप डॉलर और फोकस मत किया करिए, बस खाली देखिए कि 20,000 लिखा है, कोई बात नहीं। जेड का परसेंटेज में वैल्यू 20% है, तो 20% की वैल्यू दे रखी है $20,000, ये दे रखी ना। अगर मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकालूंगा? 20 से डिवाइड करूंगा तो 1,000 आ जाएगा। 1,000 मैंने 1K लिख दिया, $1,000। 1% की वैल्यू अगर 1,000 है, टोटल कितना है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 × 1K। यानी कि एक के बाद जीरो आएगा, और एक के बाद जीरो, यानी कि आप काउंट कर रहे हैं जीरो। आप सिर्फ इतना देखें यहाँ पे कि यार 1% की जो वैल्यू आ रही है ये 1,000 आ रही है, वहां एक के बाद जीरो आएगी। 100% निकालेंगे तो क्या लिखेगा? 100 × 1 करेंगे, 1,000 करेंगे तो 1 लाख आ जाएगी। और डॉलर है तो ये डॉलर हो जाएगी। तो आपको बस एक लाइन लिखना था, ये भी पेन फ्री हो जाता। 30 50 80, 20% जेड का है, 20% की वैल्यू दे रखी है 20,000, 1% की वैल्यू 1,000, 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 × 1,000 करेंगे $1 लाख। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। 29 देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा टू नेचुरल नंबर, कह रहा हुज सम इज 85। दो नेचुरल नंबर का सम 85 है, और उसका देखिए सम दे रखा है, यानी n1 + n2 की वैल्यू दो नंबर मान n1 n2, उनका सम दे रखा है 85, और उनका जो एलसीएम दे रखा है वह 102 दे रखा है। मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है कि जो नंबर्स होते हैं वो एलसीएम को डिवाइड करते हैं। यानी कि जो एलसीएम होता है वो डिवाइड होगा n1 से एंड n2 से। यानी ऑप्शन वही हमारा सही होगा जो एलसीएम को डिवाइड कर रहा होगा। एलसीएम आपका कौन सा है? एलसीएम आप देख पा रहे हैं, आपका एलसीएम कौन सा है? आपका एलसीएम ये है। अब ये डिवाइड होना चाहिए n1 और n2 से, तो चेक कर लो यार। देखिए, क्या 30 से 102 डिवाइड है? बिल्कुल नहीं डिवाइड है। आप डिवाइड करके देख लो, नहीं होगा। क्या 17 से 102 डिवाइड? हाँ, 17 6 102 होता है। क्या 68 से डिवाइड है वो 102? नहीं डिवाइड है। आप डिवाइड करके देख लो। तो ये तो चला गया, ये भी ऑप्शन चला गया, ये भी चला गया। 35 से 102 नहीं डिवाइड है, चेक कर लो आप। 51 2 जा 102, और 34 3 जा भी 102 होता है। यानी डी ऑप्शन हमारा ऐसा है जो कि एलसीएम को डिवाइड कर रहे हैं दोनों नंबर। यानी 102 51 से भी डिवाइड है, 34 से भी डिवाइड है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 51 34। कुछ नहीं करना, ऑप्शन पे जा करके बस चेक कर लो कि एलसीएम को कौन। आप कह सकते हैं अगर सर एक ऑप्शन और भी होता कि जो है एलसीएम को डिवाइड कर रहा होता तो क्या करते।
मैं देखिए, जब आपको ये चीज निकल गई तो वेरीफाई बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो आप आसानी से, आप उसमें कुछ करना ही नहीं, इसका देख लीजिए। और सम फिर हम देख लेंगे ना, दोनों का सम 85 है। अगर एक ऑप्शन और होता तो मैं उसका एलसीएम निकाल के चेक कर लेता। जैसे 51 है, बता दे रहा हूं मैं, जैसे आपका 51 है। अब 51 में अगर आपसे कहूं कि 34 का एलसीएम निकालो, क्या लिखोगे आप? 17 दोनों में कॉमन है, देख लीजिए 17 में कॉमन है, तो बचेगा 17 थ्री जा और 17 फोर जा। इसका एलसीएम कितना होगा देख लीजिए, 85 नहीं हो जाएगा? है 17 थ्री जा 17 फोर जा, इसका एलसीएम निकालोगे देख लीजिए। 17, सॉरी 17 टू जा। अब इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या लिखोगे? 17 × 3 × 2, 102 आ जाएगा। अगर मैं कोई नंबर का सम बताऊं, नंबर का सम क्या होता है, नंबर का सम तो 85 हो ही रहा है, तब भी वेरीफाई हो जाता। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और देख लिए 102 आ रहा, हो गया। आप एलसीएम निकालने के कई मेथड पढ़े होंगे। एक मेथड अगर आप बचपन में पढ़े होंगे, आप लोग डिस्टेंस हैं, आप लोग हैं, तो 51 को क्या लिखते हैं? 17 × 2, और 34 को लिखेंगे 17 × 2। हाँ, हाँ, तो 73 और 17 × 2। अब मैं सब जो कॉमन है उसको लिख लीजिए 17, और इंटू 3 × 2, यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। 17 6 102। तो पहला जो मेथड मैंने आपको बताया था, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। कि क्या किया आपने? बस ये चेक कर लिया कि एलसीएम को, वो दोनों नंबर ऐसे कौन, जो दोनों नंबर ऐसे होंगे चाहिए जो कि एलसीएम को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 5 ईयर्स पहले, 5 साल पहले, कह रहा है कि ए की जो एज है वो 3 गुना बी की एज का है। यानी ए और बी में जो एज का रेशियो है वो 3:1 का है। अगर ए की एज ये है 3 तो बी की 1 है। 5 साल पहले, यहाँ बीच में प्रेजेंट कहीं होगा, बीच में क्या होगा, ये बीच में प्रेजेंट एज होगी इनकी। और फिर कह रहा है कि 10 ईयर्स बाद, यानी 10 साल बाद। देखिए हर कंपेरिजन जो है प्रेजेंट से होता है। ये तो 5 साल पहले की बात है, क्या है ये 5 ईयर्स एगो की बात है। अब यहां से 10 साल बाद, 10 साल बाद कह रहे हैं ए और बी की जो एज में जो रेशियो है, ए दुगना हो जाता है बी का। यानी जो रेशियो अब यहाँ पे निकल रहा है वो 2:1 का निकल रहा है, ये 10 साल के बाद। आप जानते हैं, मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है एज वाले में, कि एज जो होती है, सबसे पहली बात एज जो होती है उसमें डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, चाहे 4 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, किसी का। यहाँ जो डिफरेंस 3:1 में देख पा रहे हैं, 2 का है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 1 का है। पहले आप डिफरेंस इक्वल करिए। अभी 1 का कैसे इक्वल है, 1 यहाँ पे डिफरेंस 2 है, इक्वल कैसे होगा, इस पे जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करो तो पूरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब आप देख रहे हैं 4 और 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब आपको फोकस क्या करना है, अब आपको सिर्फ फोकस करना है इस वाले रेशियो पे, और इस वाले रेशियो। आपने डिफरेंस इक्वल कर लिया, 4 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 1 जा 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। 1 से 2 होने में यानी कितने कितने का इंक्रीमेंट हो रहा, 1 यूनिट का। 1 से 2 हो गई कोई चीज, एक का इंक्रीमेंट हो गया, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है। और ईयर में डिफरेंस कितने का आया है? देखिए यहां यहां तक का जो गैप है वो 5 साल का है, फिर प्रेजेंट से नीचे 10 साल का गैप। तो यहां से और यहां से अगर मैं गैप निकालूं तो कितने साल का गैप आ रहा है, 15। 5 साल पहले, 10 साल इधर बाद में, 15 साल का गैप है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 15 के बराबर है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, आपको एक ही पूछा था ना, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 4 की, 4 × 4 × 15 करेंगे, 67 ईयर्स। यानी 10 साल बाद वो 60 साल का है। तो प्रेजेंट में कितने साल का होगा, 60 में से 10 माइनस कर दीजिए, 50 साल का। यानी यहाँ पे जो होगा वो 50 साल का होगा। अगर ये देखिए 15 बी की बात करें तो 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, यानी 10 साल बाद बी 30 है, तो प्रेजेंट में कितना होगा, 20 साल का। भाई 10 साल बाद 30 साल के हैं, तो पहले कितने थे, तो इस टाइम कितने साल के हैं, 10 साल बाद अगर आप 30 साल के हो जाएंगे, इस टाइम कितने हैं, 30 - 10, 20। तो दोनों की निकाल दिए, आई थिंक दोनों। अब ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने एक प्रॉब्लम का मैंने डिटेल में समझाया है, कि कैसे डिफरेंस इक्वल होता है, क्यों होता है ना, और किस तरह से क्वेश्चन रेशियो इक्वल करके कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हमेशा इसी तरीके से करते हैं और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 50 years। अगला देखिए, कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेंट 53 संडे। देखिए, लीप ईयर में जब बताइए हमको कि कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। आप जानते हैं कि 52 वीक्स तो ऑलरेडी होते हैं। 52 वीक्स का मतलब अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 364 डेज, 364 डेज होता है। तो 52 वीक तो 52 वीक्स तो होगा ही होगा। अब बात आती है, बोला कि जो 53 संडे पड़ेगा उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए, 52 वीक के बाद अभी आपके पास 2 दिन बच रहे हैं। अब वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं देख लीजिए। उसी में कहीं ना कहीं संडे पड़ेगा। मान लेते हैं कि पहला दिन मंडे, मान ले 364 दिन था, 365 वाला दिन मान लेते हैं कि वो मंडे पड़ गया। तो 366 डेज वाला दिन कौन सा पड़ेगा? ट्यूसडे होगा। मंडे ट्यूसडे, वो 2 दिन क्या क्या हो सकता है? मंडे ट्यूसडे, या मान ली ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे से थर्सडे, या थर्सडे से स्टार्ट होगा तो फ्राइडे पड़ेगा दूसरा दिन। अगर फ्राइडे से स्टार्ट होगा तो सैटरडे पड़ेगा। अगर सैटरडे से स्टार्ट होगा तो संडे पड़ेगा। अगर संडे से स्टार्ट होगा तो मंडे पड़ेगा। ये तो कंडीशन बन सकती है। मंडे से स्टार्ट होगा तो ट्यूसडे, ट्यूसडे स्टार्ट होगा वेडनेसडे, वेडनेसडे स्टार्ट अगर मान लो 365 दिन वेडनेसडे है तो 66 थर्सडे पड़ेगा। अगर 65 थर्सडे है तो 66 वाला डे जो होगा थ्री से और फ्राइडे हो जाएगा। फ्राइडे से सैटरडे हो सकता है। अगर सैटरडे से, अब स्टार्टिंग किससे होती है? मंडे से होती है कि ट्यूसडे से होती है, वेडनेसडे से होती है, थर्सडे से होती है, फ्राइडे से होती है, सैटरडे से, संडे से होती है। अब जिससे होगी उसी हिसाब से जो है, उसी के हिसाब से जो है आपका आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आप देख पा रहे हैं कि, आप देख पा रहे हैं, हाँ फिर से मैं रुक जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 संडे मिल रहा है आपको। कहाँ कहाँ पे? देखिए, अगर सैटरडे से स्टार्ट हुआ, एक संडे यहाँ मिल जाएगा। या संडे से स्टार्ट होगा तो फिर मंडे। देखिए, एक संडे अगर संडे से हो तो संडे से स्टार्ट हो जाए, या तो फिर संडे, देखिए सैटरडे से फिर भी संडे मिलेगा, संडे से स्टार्ट हो संडे मिलेगा ही। तो ये जो 2 दिन है ना, वो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है उन दोनों 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 दिनों की, तो मैंने यहाँ पे लिखा। तो टोटल आप देख पा रहे हैं कि जो लास्ट 2 डेज में जो संडे मिल रहा है, टोटल हमारे पास केसेस आ रहे हैं। एक केस से आ रहा, दूसरा केस से आ रहा, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा केस, छठवां केस, 7 केस। टोटल हमारे पास 7 केस है। उन 7 केस के अंदर 2 दिन ऐसे हैं जिसमें संडे पड़ रहा है। तो वही कह रहे 53 के संडे आने की जो प्रोबेबिलिटी हमारी हो सकती है, और 2 संडे आ सकता है। टोटल जो कंडीशन हमारी पॉसिबल आउटकम्स हमारे हैं 7, और फेवरेबल आउटकम्स हमारा 2 है। तो 2/7 मेरा आंसर हो जाएगा। आई थिंक अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं थोड़ा भी बहुत, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो 2/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताना था आपको। अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि आप बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अगर आप बोट कह रहा है कि 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है, तो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, अगर मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड पूछूं कितना हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम अगर स्पीड पूछूं मैं, उसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चलो मैं डाउन ही लिख देता हूँ। डाउन में चलिए DW लिख देता हूँ। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर 2 आवर में। तो 30/2 करेंगे तो 15 किलोमीटर पर आवर। ये डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई। अगर आप स्ट्रीम स्पीड में पूछूं तो क्या होगी? कह रहा है आप स्ट्रीम में वही वही डिस्टेंस को तय करने में 3 घंटे लगते हैं। जब आप स्ट्रीम में जो जाएगा तो आप डायरेक्शन के अपोजिट जाएगा ना। स्ट्रीम की जो आपकी धारा जिस डायरेक्शन में बहेगी उससे अपोजिट आएंगे तो बोलते हैं आप स्ट्रीम। तो 30/3 करेंगे तो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आ जाएगा। ये वाली जो स्पीड है ना, ये अप स्ट्रीम है या डाउन स्ट्रीम है? अगर आपने बोट इन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो उसमें अगर आप बोट की स्पीड निकालते हैं इन स्टिल वाटर, वो क्या होती है? बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर पूछा आपसे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। डाउन स्ट्रीम स्पीड को और अप स्ट्रीम स्पीड को दोनों को आप ऐड करते हैं, और फिर 2 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो 25/2 करेंगे तो 12.5 आनी चाहिए किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो या तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत था जो आपका दिया था, तो ये ना रह करके ये कितना होगा? 12.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसको बना लीजिएगा, मैं क्वेश्चन को हटाया नहीं,
क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसको अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर आपको डाउन स्ट्रीम पता है, अप स्ट्रीम पता है, स्पीड दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो बोर्ड की स्पीड आ जाएगी। अगर दोनों को डिफरेंस करके 2 से डिवाइड करोगे तो करंट की स्पीड आएगी, नहीं स्ट्रीम की स्पीड आएगी। आपसे पूछता है कि स्ट्रीम की स्पीड क्या है, जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड क्या है, तो डाउन स्ट्रीम आप स्ट्रीम का डिफरेंस निकाल लो, 2 से डिवाइड कर लो तो वो भी निकल आएगा। ठीक है, तो दोनों चीज यहाँ पे पूछता है, बेसिक क्वेश्चन समस्या इस पे आता है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। 33 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि दो नंबर है जिनका रेशियो कह रहा है 5:8 है, और कह रहा है कि दोनों में अगर हम 9 9 ऐड कर दें, अब जो रेशियो फाइनली हमको मिलेगा 8:11 मिल जाएगा। यही आपसे पूछा है, बताइए कि वो नंबर्स क्या हैं, सम ऑफ नंबर क्या होंगे। सबसे पहली बात, जो सम ऑफ नंबर होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं रेशियो में सम निकालता हूँ नंबर का तो कितना आ रहा है। सम ऑफ नंबर अगर मैं पूछूं यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, वो बोलोगे 5 + 8 करोगे 13 यूनिट, क्या आ रहा है 13 यूनिट। यानी हमारा जो आंसर होगा, जो नंबर ऑफ सम होगा वो 13 से डिवाइड होगा। क्या होगा, सम ऑफ नंबर क्या होगा, सम ऑफ नंबर जो हमारा होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन देख लो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 13 से डिवाइड हो रहा है। 13 से ना तो ये डिवाइड हो रहा है, ना तो ये, ना तो ये। 13 3 = 39 होता है। ये मेरा आंसर हो जाए। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कुछ आप बोल सकते हैं सर अगर मान लो कोई ऑप्शन और आ जाता तो क्या करते, तब हम क्या करते, तब हम जो मान लो कोई ऑप्शन मान लो और आ जाता तो उसमें हम मान तेरह, मान यहाँ पे 64 की, यहाँ मान लो 52 जो था, आप बोलते सर ये भी 13 से डिवाइड, आप कैसे टिक करेंगे। अब करने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ते, क्या बढ़ते, 9 9 ऐड करने के लिए कहा है, तो यानी 9 9 कितना होता है 18। तो हम क्या करते, 18 ऐड करते, इन्हीं दोनों में क्या करते 18, 39 में 18 ऐड करते और 52 में 18 ऐड करते। उसके बाद क्या करते, फिर हम देखते कि वो किससे डिवाइड है। वो डिवाइड होना चाहिए था, आप 8 11 लिख रखा है ना, 8 + 11 लिख रखा है, यानी 19 से डिवाइड होना चाहिए। यानी 18 ऐड करने के बाद, ये तो 39 से 18 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 57 आएगा। क्या आएगा 57। इसको ऐड करेंगे 52 8 60 10 70। अब ये डिवाइड होना चाहिए 11 + 8 यानी 19 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या 19 से डिवाइड है, 19 से देखिए ये डिवाइड हो, लेकिन 19 से ये डिवाइड नहीं होगा। तो मैं क्या करता, अगर दो ऑप्शन मैच करता तो फिर 18 ऐड करके 19 का मल्टीपल चेक करता, 18 ऐड करके देखता कि 19 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, तो फिर चेक कर लेता। तो उतने में आंसर आ जाता, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं, इसमें लगाने उगाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि एक ही सेकंड में आंसर आ जाता कि 13 का मल्टीपल, सम ऑफ नंबर पूछा था, तो 5 + 18 8, यानी 13 का मल्टीपल जो होगा वो मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए फिक्स पैटर्न क्वेश्चन आप लोग जानते ही हैं। कह रहा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स में इक्वल किया जाता है, क्या क्या दे रखा है, कह रहा है 15 मैंगोज का जो कॉस्ट दे रेट दे रखा है और 10 रुपीज दे रखा है, और 10 मैंगोज का जो कॉस्ट दे रखा है और वो रेट दे रखा है और 15 के रेट से है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, आर्टिकल्स को बराबर करते हैं, यानी 15 और 10 को बराबर करना। कैसे बराबर होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 15 जब 30 हो जाएगा, और इसको 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 30 हो जाएगा, और 2 10 जा करेंगे 20, 30 का 20, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 10 जा, ये 30 हो जाएगा, और 3 15 जा 45। अब आप यहीं से प्रॉफिट आपका लॉस निकल के चला जाएगा। आर्टिकल जैसे आपका इक्वल हुआ, आर्टिकल जैसे इक्वल हो, बस आप इस पे फोकस करें 20 और 45 पे। 20 की चीज है 45 में अगर आप सेल कर रहे हो तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हो जरा बताओ। 20 की चीज है 45 है, 2 गुने से ज्यादा, यानी 2 गुने से ज्यादा का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट जो होगा वो 100% से ज्यादा आएगा। वो 100% से ज्यादा कहाँ दिखा जा रहा है, मैं डायरेक्ट निकाल देता 125%। भाई हमारे पास मैं कहूँ मेरे पास कोई सामान है 20 रुपीज का, मैं 40 में बेच रहा हूँ, मुझे कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब प्रॉफिट हमारा 100% है। अभी ना 20/20 का प्रॉफिट है, 20 का कॉस्ट है, इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा, 100% ही तो आएगा। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो 2 गुने का मतलब है 100%। यहाँ पे 2 गुने से 20, 22 × 40 45, 2 गुने से भी ज्यादा है, नहीं हमारा तो प्रॉफिट हो जाएगा 125, डायरेक्ट निकाल लेंगे। अगर नहीं करें हम सॉल्व करके बताएंगे, सॉल्व भी कर सकते हो। 20 की चीजें 45 में बेच रहे हो तो 25 का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस है 20 इंटू 100, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 25 × 5 करोगे तो 125% निकल के आएगा।
ये निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 100% से ज्यादा था। तो बस इतना देख लेते भाई कि जो प्राइस हमारा दोगुना है, ज्यादा सेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट जो होगा 100% से ज्यादा होगा। 35 दिया गया है, कह रहा एन अमाउंट 10 था तो बिकम इतना हो गया। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन देखिए अच्छा है। कह रहा है कि 10,000 आपके पास था, अमाउंट था। अब वो कह रहा है कि कितना हो गया, वो हो गया 2736। 2 साल की बात कर रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा था। अगर आपको रेट निकालना है, तो क्या कर लीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। आप इसका स्क्वायर रूट, सबको पता है कि 10,000 का स्क्वायर रूट 100 आता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, 20,736 का स्क्वायर रूट क्या होगा। आप जानते हैं कि अगर 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। अगर मैं 100 के बजाय अगर 100, अगर मैं देखिए 120 लेता हूँ, 120 में 12 बार मैंने 12 का मान क्या हो, 12 का स्क्वायर का 144, यानी 14,000 समथिंग आएगा। 130 लोगे तो 13 का स्क्वायर 169 आता है, यानी 16,000 समथिंग आएगा, जबकि 20,000 आना चाहिए। तो हम क्या लें, अगर हम 140 ले लेते हैं, तो 14 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, तो आप जानते हैं 196 होता है। तो 196 मैंने 19, यानी कि 19,000 समथिंग आएगा, यहाँ पे 20,000 समथिंग है। मतलब कि हमारा जो आंसर, जो हमारा स्क्वायर रूट होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो 140 के आसपास होगा। अब हम देखते हैं कि यार लास्ट में 6 आ रहा है। लास्ट में 6 का मतलब या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। क्या आएगा, या तो 4, यानी या तो ये 144 का स्क्वायर है, या तो ये 146 का स्क्वायर है। दो ऑप्शन इसमें हो सकता है, या तो 146 का है या तो 144। अब क्या लिखें, आप थोड़ा सा अगर आप गौर कर पाते हैं, ये जो नंबर है 6 3 9 7 16 2 18, ये 9 का मल्टीपल है। ये नंबर क्या है, 9 का मल्टीपल है। तो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो भी 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल देखिए 146 वाला स्क्वायर वाला नहीं है, ये 144, 448 प्लस 19, ये 9 का मल्टीपल, यानी 144 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये होगा ये वाला हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा 144, ना कि 146। अब ये सब चीजें बहुत डिटेल में समझाता रहता हूँ। ये सिर्फ कैसे आप मालूम कि 20,000 साथ, देखो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। आपने लंबे लंबे स्क्वायर देखे और प्रॉक्स में गए, यार 19,000 समथिंग यहाँ मिल रहा है, 140। अब मैं यहाँ बोला कि भाई लास्ट में 6 आना चाहिए। 6 कब आएगा, जब लास्ट में 4 हो, 4 का स्क्वायर 6 आता है। लास्ट में 6 होगा, 6 का स्क्वायर भी लास्ट में 6 आएगा। तो ये तो 144 होगा, तो 146 होगा। 146 लिए नहीं, क्योंकि ये 9 का डिजिबिलिटी है, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी 144 का स्क्वायर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। इसको बाहर करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 144। यानी 100 की चीज अगर से कोई चीज 144 हो जा रही है, यानी 44% का टोटल नेट इंक्रीमेंट हुआ है 2 साल में। तो पर ये अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है, 44%, अगर आपको ओरली पता होना चाहिए कि ये कितने परसेंट का 44% बनता है 2 साल का, 20% का। 20 प्लस 20 इंटू 20/100। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा x+y, तो मैं पूछूं अगर नेट इंक्रीमेंट 44% है, तो एक्स और वाई अगर आपस में इक्वल हैं, तो जरा बताइए वैल्यू क्या है, 20%। 20% से अगर नेट इंक्रीमेंट 2 साल का निकालेंगे तो भी 44% आएगा। ये सब परसेंटेज में डिटेल बताया गया है। तो यानी इसका जो 2 साल का, यानी 1 साल का मैं पूछूं कितना हो जाएगा, इन रेट क्या हो जाएगी। ये 44%, तो 2 साल का निकल के आया, 1 साल की निकल आया 20%। 1 साल की यानी हमारी जो इंटरेस्ट रेट रहेगी वो 20% रहेगी। बट यहाँ 20 मत लिख देना, आंसर 20 भी दिया हुआ है। हालांकि आंसर क्या होना चाहिए, बोला ना, यहाँ पे एक लाइन देखिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में अगर 20% आई है, तो जानते हैं कि ईयरली में क्या आएगी, से 4 निकाल, 2 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 गुना, यानी 40% हो जाएगी। तो एनुअल रेट हमको पूछा था, हमको क्या पूछा था, एनुअल रेट पूछा था, ईयरली पूछा था। तो अगर हाफ ईयरली 20% आए, तो ईयरली कितनी हो जाएगी, 40%। जो मेरा आंसर होगा वो 40% है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन था, मैंने देखिए कितने कम लाइन में लगाया इसको, उसमें बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ। जैसे पहले मैंने बताया कि भाई इसमें जो है नेट इंक्रीमेंट का क्या रोल होता है, वो आपने इस चीज को देखा है ना, नेट इंक्रीमेंट कैसे होता है। 44%, देखिए आपको साफ साफ 100 से 44 हो गए। 44% इंक्रीमेंट है 2 साल का, तो पर ईयर का 20%, क्योंकि 20% का नेट 44% 2 साल का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 20% का अगर ये तो कंपाउंड हाफ ईयरली में आया, तो ईयरली में क्या आएगा, 40%। देखिए
आराम से इस तरह से हो जाए। कैसे कैसे इसका स्क्वायर 144, वही मैंने आपको बताया। तो काफी डिटेल में सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर कहीं से पढ़ रखा है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कहीं पढ़ा नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। 36 ये क्या कह रहा है आपसे? कह रहा सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द प्रेफर ब्रांड। कह रहा कि मान ली सर्वे हो रहा है, स्मार्टफोन की बात चल रही है, 500 जो है रिस्पोंडेंट वर्स सर 500 जगह मिलाकर कुछ चीजों का सर्वे हुआ। उसमें से 200 जो है ब्रांड ए को प्रेफर किया गया। 500 में से किसको प्रेफर किया गया है? 200 जो है ब्रांड ए को प्रेफर किया गया है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट हु प्रेफर्ड ब्रांड ए? तो ब्रांड ए की अगर बात करें तो 200 है, और कितने में से? 500 में से। तो परसेंट निकल नहीं जाएगा 2/5। 2/5 का मतलब होता है, अगर मान ले परसेंटेज में देखेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो 40%। और 2/5 वैसे भी 1 बाय ओरली पता होना चाहिए आपको 45। ये नहीं कि 2/5 इंटू 100 करके यहाँ 520 जा और 20 इंटू 2 करेंगे 40। तो 200 ब्रांड ए का था, 500 में से कितना परसेंटेज था प्रेफर किया गया, वही पूछा था। तो 1 लाइन क्वेश्चन था, 2/5 40%। मुझे लगता है कि इसमें तो आप पेन बिना चलाने लगाएंगे। 37 दिया गया आपसे। कंपनी का रेवेन्यू करे इंक्रीज करे 10%, और फाइनली करंट रेवेन्यू दे रखा है, और 2 साल बाद का पूछा है। तो 10% के रेट से 2 साल का नेट इंक्रीमेंट कितना होता है मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं। 10% के हिसाब से 2 इयर्स का नेट इंक्रीमेंट, अगर आपने परसेंटेज मुझसे पढ़ रखा है, कहीं भी पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ रखा तो x+y से अगर फॉर्मूला भी जानते हैं तो कितना था? 10 + 10 20, और +10 × 10/100 करेंगे तो 100/100 आएगा 1। तो 20 में 1 ऐड करेंगे 21% होता है। तो 21% इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो पूछा फाइनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 120%। 1% इंक्रीमेंट हुआ तो फाइनल कितना हो जाएगा अमाउंट पर पूछेगा। तो 120, 100 ऐड कर लो इसी में, 121%। तो निकल नहीं गया? 2 लाख रुपए। डॉलर छोड़, दिमाग मत लगा करो। $2 लाख आपने कि 5 जीरो लिख रहे हैं, भी मत लिखा करो। इंटू 121% अगर आप निकालेंगे तो सिर्फ नंबर पे फोकस करो। 121 × 2, तो 121 × 2 करेगा 242 आएगा। तो सिर्फ देखो कि 242 कहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है, मेरा आंसर हो गया। तो बस इतना लिखना है। ये नहीं कि 2 लाख पूरा लिख रहे हो, 121% लिख रहे हो, फिर जाके यहाँ यहाँ कैंसिल कर रहे हो, फिर मल्टीप्लाई करके सब इस तरह लिख रहे हो। ऐसा लिखना नहीं, और डॉलर भी लगा रहे हो साथ में। आप देख पा रहे हैं कि नंबर हर जगह अलग अलग था। 220, 240, 252, 242। तो नंबर पे फोकस करना था, जीरो पे मतलब ही नहीं था। अगर नंबर सेम होता तो फिर जीरो पे ध्यान देते। जिसे बोलते हैं .0 मेथड, जिसपे जीरो हम ध्यान ही नहीं देते। तो 120% 2 लाख का निकालना था। तो आपका राशि 2,42,000 आ जाएगा। ठीक है। अब 10% का 2 साल का इंक्रीमेंट आपको पता होना चाहिए कि 21% होता है, ओरली पता होना चाहिए। 38 देखिए अगर आपसे कह रहा कि रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, देखिए बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, रेशियो क्या दे रखा? 3:4। क्या कह रहा है? इफ देयर आर 12 बॉयज, बॉयज की वैल्यू 12 है, 3 यूनिट की वैल्यू 12 है, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 4 करेंगे 16, यानी 16 आपकी गर्ल्स हो जाएंगी। तो हाउ मेनी गर्ल्स पूछा था, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 16। 3 की वैल्यू 12, 1 की कितनी हो जाएगी? 12/3 करेंगे 4, 1 की 4, तो 4 की 4 × 4 करेंगे 16। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 39 क्या कह रहा है? कह रहा है 50 स्टूडेंट्स जो है, इसमें 30 जो है क्रिकेट के प्ले करते हैं, 25 फुटबॉल करते हैं, 10 दोनों करते हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट नाइदर क्रिकेट और नीदर फुटबॉल? या तो इसको आप उस दो तरीके से लगा सकते हो आप लोग। या तो वैसे लगा लो, वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से लगाते हो तो कैसे लगाते हो? आप फॉर्मूले भी लगा सकते हो। वेन डायग्राम बनाते तो आप बनाते इस तरह से, इस तरह से। आप बोलते सर 50 में थर्ड 10 तो दोनों दोनों खेलते हैं, और 50 स्टूडेंट जो है 30 प्ले क्रिकेट, तो 10 दोनों, तो 30 में से 10 माइनस करेंगे 20, 20 आप ओनली क्रिकेट हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे 25 फुटबॉल है, 10 दोनों है, तो 25 में से 10 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। ये जो 15 आ जाएगा, ये 15 ओनली क्या आ जाएगा? फुटबॉल। ये जो 20 है ये आपका ओनली क्या है? क्रिकेट। ठीक है, ओनली आपका क्रिकेट हो गया। ये ओनली क्रिकेट, ओनली फुटबॉल। तो अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं तो 20 और 10, 30 और 15 ऐड करेंगे तो 45।
तो 45 ऐसे लोग हैं प्लेयर जो कुछ ना कुछ खेलते हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलते हो, चाहे वो फुटबॉल खेलते हैं, दोनों खेलते हो। तो टोटल स्टूडेंट तो हमारे पास 50 थे। टोटल हमारे पास कितने थे? टोटल स्टूडेंट हमारे पास जो थे 50 थे। तो भाई हमारे पास टोटल 50 थे, तो 45 ऐसे हो रहे हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि जो कुछ नहीं खेलते हो बताइए कितने नंबर हैं। यानी 40 में से 5, 45 अगर माइनस कर दिया जाए तो 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कुछ भी नहीं खेलते हैं, ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना तो फुटबॉल खेलते हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा 5। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना? चलिए। 43 क्या कह रहा है? इन सर्वे कह रहा है 30% ऑफ द पार्टिसिपेंट प्रेफर प्रोडक्ट ए, 40% बी को प्रेफर करता है, और एंड 20% दोनों को करता है। व्हाट इज द परसेंट ऑफ पार्टिसिपेंट प्रेफर आइदर? वही वाला फिर एकदम डायरेक्ट वही फॉर्मूला हो गया जैसे आप लोग लगाए थे। ओरल लगा सकते हैं आप लोग, क्या लगाते हैं मुझे, हम लोग बार बार वही फॉर्मूला। तो कई टाइप एक ही है, एन ए यूनियन बी, इधर वाली कंडीशन है एन ए। आप हालांकि इसको आप वेन डायग्राम से भी लगा सकते हैं, मैं डायरेक्ट फार्मूले से भी लगा सकता हूँ। हालांकि अगर एक बार फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। दिमाग में 40, 30, 70 माइनस 20, 50 मेरा आंसर हो गया डायरेक्ट। भाई एन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30। बी की बी बी की वैल्यू क्या दे रखी है? 40% जो बी को फॉलो करते हैं, प्रेफर करते हैं, और दोनों को करने वाले 20% है। तो 40 प्लस 30 70, 70 माइनस 20 करेंगे 50%। जब ये फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया तो एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। दिमाग में पता है भाई, 40, 30, 70 माइनस 20, आपको एग्जाम में कैसे करना है? 40 प्लस 30 माइनस 20, वो भी माइंड में। तो डायरेक्ट आपका 50% आना चाहिए बिना कुछ कहे, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए क्या कह रहा है आपसे। फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं ट्राइंग टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी। कह रहे हैं कि जो नेट इनकम है फॉर द ईयर 50 मिलियन से, नेट इनकम कितनी है? 50 मिलियन से, और टोटल रेवेन्यू है वो 200 मिलियन का है। तो कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ? 200 मिलियन का अगर है, और इनकम उनकी जो इनकम जो निकल के आई है, प्रॉफिट तो होता है वो, तो 50 मिलियन का जो है उनका इनकम निकल के आया एक साल की, 200 टोटल रेवेन्यू है, तो कितना परसेंट है? निकल नहीं जाएगा है? ये तो एक लाइन निकल जाएगा यार, 50 मिलियन अपॉन 200, यहाँ से निकालेंगे 1/4 आ जाएगा। 1/4 का मतलब 25%। अगर किसी को ये भी नहीं पता 1/4 25% के बराबर होता है, तो 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे 100 से, इधर से आ जाएगा 25%। ठीक है, तो आसानी से निकल गया, 25% आएगा। तो प्रॉफिट मार्जिन आपसे पूछा था, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 25%। ठीक है, आगे चलते हम लोग। 42 में क्या कह रहा है? कह रहा एमंग द एग्जामिनर, कह रहा है एग्जामिनेशन 30, 55% और 45 फेल इन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स एट लीस्ट। देखिए जो 45% है, कह रहा है कि 30% फेल्ड हुए हैं स्टैट्स में, और 35% फेल्ड हुए हैं मैथमेटिक्स में, और 45% फेल्ड हुए हैं एट लीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली। एट लीस्ट वन का मतलब क्या हुआ? या तो मैथ में, या तो स्टैट्स में, या तो दोनों में। यानी आपको जो वैल्यू दे रखी है 45%, एन ए यूनियन बी के दे रखी है। इसका भी फॉर्मूला लगा लो यार, वही वाला फॉर्मूला यूज कर लो। एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू होता है, इस पे बहुत क्वेश्चन दे दिया आपके पेपर में, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर यहां से अगर आप निकालते हो तो यानी 45 दे रखा है, यहाँ पे 45%, एन ए की वैल्यू दे रखी है कितनी? 30, एन बी दे रखा 35। यहां से अगर मैं एन ए इंटरसेक्शन बी निकालू, यानी दोनों में जो फेल होने वाले कितने स्टूडेंट, निकल नहीं जाएगा यहाँ से। देखिए 35 और 30 65 है, एन एन बी उधर जाएगा, इंटरसेक्शन बी उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी 65 में से 45 माइनस चला जाएगा, तो 20 आ जाएगा। 20%, 20% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे इसका सिंपल सा, यहाँ पर तो 20% आएगा, दोनों में फेल हैं। और मैथमेटिक्स में जो फेल हैं 30%, 30% स्टैट्स में फेल है, और मैथ में 35% फेल है। तो 35% अगर मैथ्स में फेल हैं और 20% दोनों में फेल हैं,
तो 35 में से अगर 20 माइनस कर देंगे तो आ कितना जाएगा, 15%। ये जो 15% होगा, ये सिर्फ ओनली मैथ्स में फेल आएंगे, नहीं ओनली मैथ्स में फेल होने वाले स्टूडेंट होंगे। आपसे पूछा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्ड इज दैट मैथमेटिक्स ओनली, तो मैथमेटिक्स में सिर्फ फेल होने वाले स्टूडेंट होंगे 15%। अगर आप समझे स्टैट्स में सिर्फ फेल होने वाले कितने परसेंट है, 20 दोनों में है, और 30% कह रहा है कि स्टैट्स में है अगर, तो 10% ऐसे जन ओनली स्टेट। अगर अगर स्टैट्स की बात करता है कि सिर्फ स्टैट्स में फेल होने वाले कितने हैं, तो 10%। ये 20 + 10 जगह पूरा 30 है ना, पूरा वाला गोला, पूरा स्टैट्स का गोला 30 है, ये मैथ्स वाला है। तो मैथ्स पूरा 35 है, बीच में 20 है, तो सिर्फ मैथमेटिक्स कितना होगा आपका, 15%। 15% का मतलब होता है 15 को 100 से डिवाइड करोगे, 0.15। ये भी आपसे पूछा है, मुझे लगता है इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया आपको, ये आएगा 15%। 43 देखिए क्या कह रहा है आपसे। ये वाला क्वेश्चन आपको क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, जो कि लाइन ग्राफ दे रखा है। इसमें इसलिए दिक्कत आई क्वेश्चन में, कह रहा है कि लाइन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ सिटी वरी ओवर एक सब वीक का टेम्परेचर की बात कर रहा है। कह रहा है इफ द एवरेज टेम्परेचर फॉर द वीक वाज 25 डिग्री, द टेम्परेचर फॉर द मंडे डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, माने यहाँ पे जो टेम्परेचर दे रखा था आपका, मंडे का दे रखा था, मंडे से लेके फ्राइडे तक दे रखा था, ना तो सैटरडे का टेम्परेचर पता है ना तो संडे का टेम्परेचर पता है, और वीक की बात कर रहे हैं, 7 दिन का टोटल पता है। अगर हमें 7 दिन का टोटल पता है, 5 दिन का इंडिविजुअली पता है, तो हमें 2 दिन का जो टेम्परेचर निकल के सैटरडे संडे आएगा वो कंबाइन निकल के आएगा। हमें एग्जैक्ट सैटरडे का टेम्परेचर कितना हुआ ये निकल के नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर देंगे, लीव कर जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है आपसे, 55 ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन टाउन में 5,000 पीपल हैं, 60% ऑफ देम लाइक म्यूजिक, 70% लाइक कह रहा है स्पोर्ट्स, एंड 40% लाइक कह रहा बोथ। कह रहा हाउ मेनी पीपल लाइक इधर म्यूजिक, फिर वही वाली बात, कह रहा इधर म्यूजिक और स्पोर्ट के है, या फिर दोनों है, या तो दोनों को लाइक करते हैं। तो आप देख पा लिए 60, तो निकाल लीजिए इसका कितना, देखिए 60% करते हैं म्यूजिक को, 70 करते हैं स्पोर्ट को, 60 70 130 में से 40 माइनस कर दीजिएगा, 90 90 निकाल आ जाएगा। देखिए दोनों को या तो एक को लाइक करना है, NA यूनियन B वाला जो आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, NA + NB - NA∩D। NA के लिए कितनी आ जाएगी, 60, NB के लिए 70, और माइनस दोनों दोनों कितना है, 40। तो अगर माइनस 60 70 130 में से 40 अगर माइनस कर देंगे, 130 में से 40 कितना माइनस कितने, 60, 130 में से 40 माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा 90, 90%। तो 90% है ऐसे हैं जो म्यूजिक को लाइक करते हैं, या तो स्पोर्ट को लाइक करते हैं, या दोनों को लाइक करते हैं। तो 5,000 आपके पास टोटल है, उसका 90% अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, सीधे जाएगा 4,500। कितना आ जाएगा, 4,500। यानी मेरा जो आंसर होगा वो 4,500 होगा, ठीक है। 60 क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा कह रहा है टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। टू ट्रेन मान लिया, क्या कोई पॉइंट है सेम पॉइंट, स्टार ट्रेन है, ट्रेवल नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है 60 की स्पीड से, ये ऊपर नॉर्थ है, और बाएं तरफ मान लेते वेस्ट है, ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। कह रहे हैं कि 60 की स्पीड से जा रही है, 2 घंटे बाद अगर 60 की स्पीड से जाएगी, 2 घंटे में कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी वो। और 2 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करेगी, 60 × 2 करिए, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, 60 × 2 कर लो, 120 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ चली जाएगी। मान लो ए पॉइंट है, बी पे पहुंच गई, और ये ए से मान लो यहाँ पे सी पे आ रही है, स्पीड है 80 किलोमीटर, 80 × 2 कर लोगे, 80 की स्पीड से 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 160 किलोमीटर। तो पूछा कि 2 घंटे बाद यहाँ पे आ गए, 2 घंटे बाद यहाँ पे, दोनों के बीच बोला कि 2 घंटे बाद डिस्टेंस क्या हो, यानी आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है तुरंत यार, इसका तो ओरली निकाल लो। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 120 का स्क्वायर करिए, 60 का स्क्वायर, ऐसे निकाल, ऐसे नहीं निकालना। अगर आप मुझसे पढ़े तो आप जानते हैं कि ट्रिपलेट,
कितने का बनता है? 3, ये 4, ये 5, इस तरह ट्रिपलेट होता है। 3 की जगह क्या दे रखा है? 120। तो 3 की वैल्यू आपकी दे रखी है हमारे, आप देख, अच्छा यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि अगर मैं रेशियो निकालता हूँ 120 से, देखिए 120, आप खुद सोचिए ना, अगर 120 है ये, अगर 160 है, ये कितना होगा? तो आप देख पा रहे हैं यार, ये अगर मैं देखा जाए यहाँ पे, ये जीरो जीरो अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो 4 3 जा 4 4 जा, ये तो आ रहा है 40 43 जा 120, और 44 जा 160। यानी अगर 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता, आप जानते हैं, अगर इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 मिल जाएगा। 40 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 160 है, यहाँ भी 160 दिया हुआ। इसका मतलब ये 5 की वैल्यू कितनी होगी? जब 3 की वैल्यू अगर 120 है, 3 की जगह 120 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 40। अगर 1 की वैल्यू 40 है तो 5 की वैल्यू कितनी जाएगी? 5 × 40 करेंगे 200। 200 मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। और उसमें आप देख पाए, अगर ये 120 कैसे आया? 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ये तीन, 3 × 40 करेंगे 120। 160 कैसे आया? 40 × 4 करेंगे 160। तो 5 की जगह क्या हो जाएगा? 5 × 40 कर दीजिए 200। 200 मेरा आंसर हो जाएगा। ट्रिपलेट अगर आप नहीं पढ़े हैं, एक बार ट्रिपलेट में जाके क्लास देख लीजिएगा, तो वहां पे आपको आसानी से मालूम चल जाएगा कि ट्रिपलेट में किस तरह से लगाते। अब इस पाइथागोरस से नहीं लगाएंगे, लगाते ही रह जाएंगे आप, है ना। अब आप देखिए क्या दे रखा है, कह रहा है एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव, कह रहा है एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 30। तो वो 5 अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज दे रखा है 30, इसका मतलब है कि एवरेज जो पांचवा होगा वो 30 मान लेते ही आपका एवरेज है। अब पांचों, अब 4 नंबर और बचे, एक नंबर यहाँ, एक नंबर आगे जाएंगे, 2 नंबर सिर्फ इस पीछे आएंगे। और इवन नंबर में दो दो का गैप होता है। अगर ये मान इसका एवरेज 30 है, तो अगला नंबर क्या आ सकता है? 30 में 2 ऐड कर लो 32, उससे अगला हमारा 34। 30 से पहले जस्ट पहले बार दो क्या होगा? 2 कम कर लो 28, क्योंकि इवन नंबर में 2 का डिफरेंस होता है, और 28 में से 2 कम कर लोगे 26। तो आपको सारे नंबर मालूम चल गए कि कौन कौन से पांचों नंबर कौन कौन से हैं। तो पहला नंबर 26, दूसरा 28, तीसरा 30, 32, 34। कुछ करना है, यहाँ से पूछा व्हाट इज द नंबर स्मॉलेस्ट, पूछा था तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या? 26। तो 26 मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मुझसे पूछा था ग्रेटेस्ट नंबर, क्या पूछता? ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट क्या होता? 34। तो अगर मुझे ग्रेटेस्ट पूछता तो ये 34 होता, और स्मॉलेस्ट पूछा है तो स्मॉलेस्ट क्या मेरा हो गया? ये मेरा आपका स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पहले मैं कराता था, सीटों पुराने हमारे क्वेश्चन रहते थे, इस तरह क्वेश्चन बहुत कराया हूं मैं। आगे चलिए। क्या था? रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 पीपल इतना दे रखा है। आसान क्वेश्चन ये भी है। 2 लोग हैं, उनके एज का रेशियो दे रखा है 5:7। तो जो रेशियो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा छोटा होगा। तो एल्डर की पर्सन के 42, एल्डर माने ये 7 यूनिट की वैल्यू, 7 यूनिट की वैल्यू 42 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42/7। 1 यूनिट की 7 आ गई, तो 5 यूनिट की 5 × 6। 1 यूनिट की अगर 6 आ गई तो 5 यूनिट की 5 × 6 करेंगे 30। वन लाइनर क्वेश्चन है ये, फिर देख लीजिए। 7 की 42, 1 की 6, 5 की 5 × 6 करेंगे 30। 68 देखिएगा क्या कह रहा है, 68 अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? बट इसमें थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं सही है कि नहीं। कह रहा है कि शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 20%। मान लेते हैं कोई मार्क प्राइस है, 100 रुपए की चीज है, मान 100 रुपए की आपकी चीज है। कह रहा है कि अच्छा कॉस्ट प्राइस मान 100 रुपए आपका है, आप करें कि 20% में आप इसको बेचते हैं प्रॉफिट। कितने में सेल करेंगे? 120 में। फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर इसको मैंने 10% कम में खरीदा होता, 100 में से 10 माइनस कर दीजिए, 10% करेंगे तो आने 10 रुपये माइनस कर देंगे 90। तो अगर 90 में खरीदा होता तो 25% का प्रॉफिट होता, अगर वो 10 रुपये ज्यादा में सेल करता। 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? 90 का 25 निकालेंगे तो सीधे आप देख पा रहे हैं 22.5 आ रहा है। 90 का 25 कितना है? 1/4 निकालो, 90 को 4 से डिवाइड कर लो, 22.5 आएगा, 22.5 आएगा। इतने का प्रॉफिट हो जाता है। 90 में 22, 22.5 अगर ऐड करेंगे तो 112.5 आएगा। इतने का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी 120 तक का सेलिंग प्राइस था, अब 112.5 है, घट रहा है सेलिंग प्राइस। क्या हो रहा है? घट रहा है। और यहाँ लिख रहा है कि 10 मोर में सेल कर, क्वेश्चन ही थोड़ा सा भी यहाँ पे गलती है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है यहाँ पे कितने का आ रहा है? 7.5% का आ रहा है।
और 7.5% की वैल्यू अगर आपकी दे रखी है 10, तो अगर 100% के निकालेंगे, तो आप अगर निकालना चाहते हैं तो 1,000 हो जाएगा। 100 × 10 करेंगे 1,000 अपॉन 7.5। अगर पॉइंट हटा के जीरो यहाँ बढ़ाते हो तो 25 3 जा, इसको अगर कैंसिल करते हो 400, 400 में 3 से डिवाइड करोगे तो 100 कुछ करके आएगा। यानी आंसर हमारा इसमें से कोई मैच नहीं करेगा। तो क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इसमें भी क्या थी, एरर थी। तो जहां जहां क्वेश्चन मेरा भी ऐसा है, आप देखेंगे ये जो ये क्वेश्चंस होते हैं इनके जो डिस्टेंस मोड वाले में, तो काफी क्वेश्चंस आपके गलत दिए रहते हैं। तो आप लोग इस पे बचना है कि 2-3 क्वेश्चन आपका गलत रहता है, तो उतना ध्यान देके आपको चलना है, ठीक है। 69 देखिए क्या कह रहा है, 69 परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड लीडर्स बी अरेंज। आप देख रहे हैं लीडर्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं वो कितने हैं, फोर फैक्टोरियल 6 लेटर हैं। तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6। ये मेरा आंसर हो जाता, बट इसमें दो तो रिपीट कर रहे हैं। देखिए ई यहाँ पे भी आ रहा है, ई यहाँ पे भी आ रहा है, दो क्या रिपीट कर रहे हैं। जब दो लेटर्स रिपीट कर रहे हैं तो सीधा ये, तो दो फैक्टोरियल से यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जितना सेम होगा डिवाइड किया जाए। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आपको मोरली मालूम होनी चाहिए, 720 होती है। और फैक्टर 2 यानी दो, दो से कैंसिल करेंगे 360। अगर किसी को नहीं पता है कि फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 2 × 3 × 1, करोगे 720 आएगा। कर लो, तो 360 है। 77 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 9 मेन 12 बॉयज, ये भी फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन आपका है। 9 में कह रहा है कि 12 बॉयज, कह रहा है कि 12 किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। और कह रहा है कि 12 मैन, और कह रहा है कि 12 बॉयज उसी काम को 10 दिन में करते हैं। यानी इनके 10 दिन का काम, इनके 12 दिन का काम आपस में बराबर है। आप सिर्फ मैन फोकस करिए। देखिए 12 × 9 करेंगे 108 मैन आएगा। यहाँ पर 10 × 12 का 120 मैन आएगा। तो 120 और 108 में डिफरेंस निकालेंगे तो 12 मैन आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12 मैन इक्वल्स, वैसे आपको भी करना है। 12 × 12 का 144 बॉयज आएगा, और यहाँ 12 × 10 करके 24 बॉयज, 120 बॉयज आएगा। तो 144 बॉयज इधर है, 120 बॉयज इधर है, डिफरेंस निकालेंगे 24 बॉयज आएगा। तो 24 बॉय यानी 12 मैन की जो इक्वल हो जाएगा 24 बॉयज के। तो अगर मैं मैन और बॉयज का रेशियो निकालूंगा, 24/12 करूंगा, तो 2:1 आ जाएगा। यही मेन इंपॉर्टेंट होता है, जब मैन और बॉयज के रेशियो निकल जाता है, इनकी वो इनकी इफिशियंसी का रेशियो निकलता है। तो फिर हम आसानी से कोई भी चीज इस तरह क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर ले जाते हैं। कैसे करेंगे हम, अब हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। देखिए मैन की इफिशियंसी 2 है, बॉयज की 1 है। इसी में पुट कर दूं, मैन की इफिशियंसी 2 है, 2 × 9 करेंगे 18, प्लस 1 × 12 करेंगे 12, 18 + 12 × 12, ये टोटल वर्क निकल के आ गया। और पहुंच में आ जाइए नीचे, कह रहा है कि 10 मैन, क्वेश्चन में क्या पूछा है, किससे करवाना है काम, क्वेश्चन अगर आप पढ़ पा रहे हो, कहा है कि 10 मैन और 10 बॉयज उस काम को कितने दिन में करेंगे। लेकिन ध्यान से देखिएगा, 10 मैन का मतलब एक एक मैन की वैल्यू यहाँ क्या 2 लिख रखा है, तो 2 × 10 कर लेंगे 20। 2 × 10 करेंगे कितना आ जाएगा 20, और प्लस यहाँ पे बॉयज की एफिशिएंसी 1 है, यहाँ पे 10 है, तो 1 × 10 करेंगे 10। तो 20 + 10 ये कन्वर्ट कर लिए, 18 12 30, 30 × 12, तो 30 × 12 अपॉन 30 + 10 करेंगे 30, कैंसिल हो जाएगा। तो 12 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं हम लोग 1 लाइनर में करते हैं, तो 12 डेज मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। 78 देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ए जो है 30% ज्यादा एफिशिएंट है बी से। ये ए हो गए, ये बी हो गए। 30% मतलब तेरा 130 पर 30% मतलब क्या, 30/10 करेंगे तो 3/10। यानी अगर बी की इफिशियंसी 10 है, ए की इससे 3 ज्यादा है, यानी 13 है। ए बी से 30% ज्यादा, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो ऐसे समझ लो, अगर मैंने 20 100 है, इससे 30% ज्यादा नहीं 130 है, अगर रेशियो निकालेंगे तो 13:10 आएगा। यहाँ भी 13:10 मैंने डाल लगा। 30% हमने बोला कि 3/10, अगर बी 10 है तो ए से 3 ज्यादा है, 10 + 3 है 13। क्वेश्चन में कह रहा है कि दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट अ जॉब अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज। ये किसी, देखिए एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है इनका, ए की एफिशिएंसी 13 है, बी की एफिशिएंसी 10 है, और ए ने पूरे काम को 23 डेज में कंप्लीट किया है। तो मैं अगर मैं खुद टोटल वर्क कितना हुआ निकल नहीं जाए, ए की एफिशिएंसी पता है 13 यूनिट, और 23 डेज में अगर कंप्लीट किया है,
एक दिन में 13 यूनिट काम करता है, 23 डेज में कंप्लीट किया, तो टोटल वर्क कितना निकल के आ जाएगा? 23 × 13 करेंगे, हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। एक इफिशियंसी को एक के डेज से मल्टीप्लाई कर लो, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। अब इसी टोटल के वर्क को आपको टाइम निकालना है। इसी टोटल वर्क को किससे करवाना है? दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो टोटल वर्क हमारा 13 × 23, दोनों मिलके करना। दोनों की एफिशिएंसी, यहाँ पे एफिशिएंसी ध्यान दीजिएगा, दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर लो। 13 + 10 तो आएगा 23। तो 23 कैंसिल हो जाएगा, 13 डेज मेरा आंसर हो जाएगा। 79 देखिए कह रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए एमएम वगैरह में बहुत बार पूछा हूँ, ये भी फिक्स पैटर्न होता है, तो बहुत दिन बाद ये क्वेश्चन दिखाई दिए हैं। कह रहे हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ रेड चिली पाउडर, कॉस्टिंग दे रखा है ₹9 पर kg, और मिक्स विथ 27 kg ऑफ रेड चिली पाउडर। कौन देखिए, कह रहा है कि हाउ मेनी किलोग्राम, नाइन नाइन का रेट है, क्वांटिटी नहीं पता है, 9 रुपीज पर kg का रेट है। और दूसरा जो पाउडर है उसका जो रेट है, हाउ मेनी किलोग्राम रेड चिली पाउडर मस्ट बी मिक्स विद 27 किलोग्राम रेड चिली पाउडर कॉस्टिंग 7 पर kg। 7 रुपीज पर kg दूसरे वाले का कॉस्टिंग है, और उसकी टोटल जो क्वांटिटी है 27 है। यहाँ पर क्वांटिटी कितना पूछा नहीं है, और 20 का जो कॉस्ट हमें मालूम नहीं है। लेकिन एक लाइन हमसे कहा है, लाइन हमसे क्या है कि द लास्ट में दैट देयर में बी गेन ऑफ 10%। ध्यान दीजिएगा, लास्ट में लाइन पढ़ेंगे 10% का गेन हो जाता है जब वो इतने रुपीज के रेट से सेल करता है। यहीं से आपका एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अगर उसको 10% का गेन होता, 10% गेन का मतलब क्या, नोट देखिए, 10% गेन का मतलब होता है कि 10 की चीज कॉस्ट प्राइस है, आपने 11 में सेल कर दिया। 10 का गेन मतलब क्या, 1/10 का गेन हो गया। 10 की चीज एक का फायदा मैंने 11 में बेच रहे हो आप। ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस दे रखा 9.24। सेलिंग प्राइस 11 यूनिट है, और उसकी वैल्यू दे रखा है 9.24, यानी 11 की वैल्यू 9.24, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल नहीं जाए। 11 से डिवाइड करो 9.24 को, 11 8 44। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 0.84 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 × 0.84 करेंगे तो 8.4। 8.4 क्या, ये टोटल कॉस्ट निकल के आ गया। तो यहाँ पे आपको एवरेज कॉस्ट निकल के आ गया, तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। आप जानते हैं कि इसका और इसका डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसका और इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आता है। तो इन दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए 9 और 8.4 का डिफरेंस 0.6 आएगा। तो 0.6 आएगा, और 0.6 की जगह क्या दे रखा है, 27। यानी इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे दे रखा है 27, और 0.6 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो 6 की वैल्यू 27 है। आपसे पूछा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए यहाँ पे आएगा। 7 और 8.4, 7 डिफरेंस निकालने 1.4 आ रहा है। वो आपको यही वैल्यू निकालनी है 1.4 की। तो 0.6 की 27 है, तो 1.4 की वैल्यू कितनी होगी, निकल नहीं जाएगी? आसान निकालो, 27 × 1.4 अपॉन 0.6 करेंगे। पॉइंट हटा दो, 10 से मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 27 × 14/6 आएगा। 2 से कैंसिल करो, 2 3 जा, 2 7 जा, 3 9 जा, और 9 7 जा, 63 आ जाएगा। यानी ये 1.4 की वैल्यू आ जाएगी 63 kg। ये क्वेश्चन बहुत बार कराया हूं, अगर आप पहली बार कर रहे हैं थोड़ा सी दिक्कत आ सकती है। इसका सारा कॉन्सेप्ट, इसका डिफरेंस यहाँ आता है, इसका डिफरेंस यहाँ आता है। प्रॉफिट का मतलब 10%, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 10 की चीज है 11 में बेच रहे हो, बेच कितने में रहे हो, 9.24 में। 11 की वैल्यू 9.24, 8 की 0.84, 10 की 8.4। एवरेज कॉस्ट निकल के इन दोनों का डिफरेंस यहाँ से आता है। 0.6 वैल्यू दे रखी है 1.4, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा 1.4 के पीछे, ये निकल जाएगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये आपका था, 63 आएगा। 80 क्वेश्चन में क्या क्या कह रहे हैं, जतिन बॉट रेफ्रिजरेटर यार 20% डिस्काउंट पे खरीदता है। इसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर दिखा था मुझे, मैं इसको एक बार देखा तो उसमें मुझे एरर दिखाई दिया, तब मैंने क्वेश्चन को ले लिया। कह रहा है मान जतिन बॉट है रेफ्रिजरेटर विद 20% डिस्काउंट। मान लो कोई, अब जतिन कहीं गया है, मान लो कोई मार्क प्राइस, कोई सामान है उसका मार्क प्राइस कुछ रहा होगा, मान लेते हैं कि 100 मार्क प्राइस जो भी रहा होगा। अब कह रहा है कि उस पर 20% के डिस्काउंट पे जतिन ने खरीदा, यानी 20% डिस्काउंट मतलब क्या होता है, कितने में खरीदा होगा। मान लेते 80 में खरीदा, ये तो इतने में पड़ा होगा उसको। मालिक कह रहा है लेवल डिस्काउंट ऑन द लेवल प्राइस।
कह रहा हैड ही बॉट इट विद 25% डिस्काउंट, अगर कहा अगर उसने जो है 25% के डिस्काउंट पे खरीदा होता, यानी 75 रुपए में अगर खरीदा होता, 100 की चीज 80 में खरीद रहा था, हमारा 75 में खरीदा होता, तो कह रहा है कि वो जो है 500 सेव कर लेता। क्या कर लेता? 500 सेविंग कर लेता। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं सेविंग कितने की हो रही है, घर पे 80 बजाय 75। यहाँ जो सेविंग हो रही है, अगर मैं यूनिट में बात, यूनिट है, तो 80 यूनिट के बजाय 75 यूनिट में खरीदता, तो कितनी सेविंग हो रही है? 5 यूनिट की। और 5 यूनिट की सेविंग हो रही है, सेविंग हो रही है कितनी? 500 रुपए में, और ये 500, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 500 है। तो अगर आप कुछ भी निकालो, तो पूछा कि व्हाट व्हाट प्राइस डिड ही बाय रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा है वो? 80 में खरीदा है। 80 यूनिट के लिए पूछा आपसे। तो 5 की अगर 500, 1 की 100, 80 कितनी आ जाएगी? 100 × 80 करेंगे 8000। तो जो मेरा आंसर होता 8000 होता। तो यहाँ भी आंसर मैच नहीं किया है, यहाँ भी जो आंसर होगा 8000 में। ठीक है, तो थोड़ा सा बना लीजिएगा इसको भी। तो अगर ये पूछो थे कि आखिरकार उसका मार्क प्राइस क्या है, जो सामान था उसका मार्क प्राइस क्या था, तो मैं ये लिखा, तो अरबा बड़ा डिड ही बाय द रेफ्रिजरेटर, उसका मार्क प्राइस क्या था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता था कि 5 की वैल्यू अगर 500, अगर 5 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू दे रखा है, क्या नाम है, 5 की वैल्यू 500 है, तो 1 की वैल्यू बोलेंगे 100, और 100 मार्क प्राइस था, 100 के निकालते हैं, तो 100 × 100 कर दे, तो 10,000। तो मेरा आंसर जो है ना, बी ऑप्शन आता है 10,000, अगर मार्क प्राइस पूछता। लेकिन जितने जितने में खरीदा, 80 यूनिट में तो खरीदा है, तो उसका आ जाएगा 8,000। इसलिए आंसर मैच नहीं खाया। तो इस तरह से हमने देखा कि हम लोगों ने जो है जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं, आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी इसी तरह का कोई शिफ्ट का क्वेश्चन होगा तो आपको फिर उसको भी हम लोग कराएंगे। ठीक है, तो आप आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में।